एवरीवन, तो आज हम वायर एंड केबल इंडस्ट्री में काम करने वाली दो कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंपनी है डेल्टन केबल एंड सेकंड कंपनी है डायनेमिक केबल। डायनेमिक केबल के बारे में काफी लोगों का रिक्वेस्ट आ रखा था काफी दिनों से इस कंपनी को डिस्कस करने के लिए। एंड साथ में डेल्टन केबल का भी रिसेंट में ही क्वार्टर फोर एफ 26 के रिजल्ट आए हैं, तो मैंने सोचा दोनों कंपनीज का एक बार कंपेरेटिव एनालिसिस एक बार कर लिया जाए। तो इन दोनों कंपनीज को कंपेरेटिव एनालिसिस करने के लिए अपन पूरे एनालिसिस को 3 से 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड करेंगे। फर्स्टली ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से FY 26 के अंदर बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए किस तरह का गाइडेंस था, देन जो एक्चुअल में डिलीवरी हुई है वो किस तरह से डिलीवरी हुई है, एंड देन अपकमिंग ईयर के लिए FY 27 के लिए इन कंपनीज की मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को ग्रोथ कराने का किस तरह का पर्सपेक्टिव है, बिजनेस का किस तरह से ग्रोथ आउटलुक ये लोग बता रहे हैं, एंड साथ में कैपेसिटी एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से मैनेजमेंट का यहाँ पे किस तरह का आउटलुक यहाँ पे आ रहा है। एंड लास्टली हम लोग एक वैल्यूएशन एनालिसिस वाला फैक्टर भी यहाँ पे यू कैन से एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हम लोग ये पता लगा सकें कि इन कंपनीज के अंदर यहाँ पे किस तरह की डील यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। तो इस डिस्कशन को स्टार्ट करने के लिए हम लोग फर्स्ट कंपनी पिक करते हैं आपका डेल्टन केबल। डेल्टन केबल के मैनेजमेंट के एसेस कोई कॉन कॉल नहीं होती है, बट हाँ इनका जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आता है उसके अंदर कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से अपना रेवेन्यू ग्रोथ का यू कैन से गाइडेंस दिया हुआ होता है। तो FY 24 में इनका रेवेन्यू था लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास में, एंड मैनेजमेंट ने गाइड किया कि हम लोग FY 30 तक लगभग 2500 करोड़ रुपीज का रेवेन्यू यहाँ पे अचीव करना चाहते हैं, और उसके लिए हम लोग जो हमारी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उसको भी हम लोग यहाँ पे प्लान आउट कर रहे हैं। तो इन लोगों ने यू कैन से क्वार्टर वन FY 26 के अंदर नई कैपेसिटी लाइव कर ली थी, तो उससे लगभग यू कैन से 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू ये लोग वहां से अचीव कर सकते थे टोटल कंबाइंड कैपेसिटी के साथ में। तो ये काइंड ऑफ एक गाइडेंस था, यू कैन से हम लोग उसको गाइडेंस कंसीडर कर सकते हैं, बट ऐसे कोई कॉन कॉल नहीं होता है, तो ऐसे हमारे पास कोई इबिटा मार्जिन की गाइडेंस नहीं होती है, एंड साथ में यू कैन से फर्दर किस तरह से कैपेसिटी एनहांसमेंट होगा उसका ऐसे कोई गाइडेंस यहाँ पे नहीं होता है। तो एक बार देखते हैं डेल्टन केबल के जो क्वार्टर फोर FY 26 के जो रिजल्ट आए हैं, एक बार उनको हम लोग फर्स्टली एक बार गो थ्रू करने की कोशिश करते हैं, एंड उसके बाद हम लोग डायनेमिक केबल को भी पिक करेंगे, डिटेल में उसको भी डिस्कस करेंगे। तो एक बार मैं डेल्टन केबल के जो क्वार्टर फोर रिजल्ट की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे मैनेजमेंट ने शेयर करी है उसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि हम लोग सारे पैरामीटर पे डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन कर सकें। फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो क्वार्टर फोर के अंदर इनका रेवेन्यू यहाँ पे 58% से ग्रोथ किया है। इनका लास्ट ईयर क्वार्टर फोर में रेवेन्यू था 202 करोड़ रुपए के आसपास में, एंड अभी रेवेन्यू है 321 करोड़ रुपए के आसपास में। तो मतलब जो इनका एक गाइडेंस होता है काइंड ऑफ 30 से 35% के आसपास बिजनेस को ग्रोथ करने का, उसको यहाँ पे क्वार्टर फोर के अंदर तो ओवर अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। बट यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी पड़ेगी, इनका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ना, उनकी जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल की, वो यहाँ पे लगभग 71% से ग्रोथ करी है। मतलब जो यू कैन से रॉ मटेरियल जो प्राइसेस यहाँ पे दौड़ रहे हैं लास्ट की 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली भागे जा रहे हैं, यू कैन से एल्यूमिनियम और कॉपर के प्राइसेस, उसका यहाँ पे यू कैन से इंपैक्ट इनके यू कैन से कॉस्ट ऑफ मटेरियल यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ता हुआ दे रहा है। बिकॉज़ मतलब हमने जो दूसरी कंपनीज को भी डिस्कस किया था, उसके अंदर कंपनीज क्या कर पा रही थी, आप पॉलीकैब की बात कर लो, केआई की बात कर लो, या फिर आरआर काबिल की बात कर लो। वो लोग यू कैन से अपना जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसको यू कैन से अपने क्लाइंट्स पे यू कैन से ट्रांसफर कर पा रही थी, ताकि ऐसे सुन के EBITDA मार्जिन में दिक्कत देखने को ना मिले। तो यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस कंपनी ने अपने क्लाइंट्स पे यू कैन से रॉ मटेरियल में कॉस्ट में जो हाइक हुआ है, इंक्रीजमेंट आया है, उसको यहाँ पे पास ऑन नहीं कर पा रही है। और यही कारण है इनका जो EBITDA है यहाँ पे वाई ऑन वाई यहाँ पे ड्रॉप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके EBITDA के ओवरऑल अमाउंट के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बाद में आपके साथ कर रहा हूँ। साथ में जो इनका EBITDA मार्जिन लास्ट लगभग 7% के आसपास हुआ करता था, वो भी गिर के लगभग 5.5% के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमने बात करी EBITDA के पर्सपेक्टिव से। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो प्रॉफिट है लास्ट ईयर यू कैन से क्वार्टर फोर के अंदर प्रॉफिट था समथिंग 5.6 करोड़ रुपए के आसपास में। इस साल प्रॉफिट आया 1.3 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब वाई ऑन वाई प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पे 78% से यहाँ पे यू कैन से ड्रॉ डाउन दिखाई दे रहा है। साफ-साफ रीज़न यही दिखाई पड़ रहा है, जो एक तो उनका जो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है, यू कैन से वो बढ़ा है, बिकॉज़ इनकी क्वार्टर वन FY 26 के अंदर नई फैसिलिटी लाई हुई थी, तो उसका यू कैन से डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिखाया जा रहा है। एंड यही एक रीजन मेरे को ये लगा। सेकंड आपका यू कैन से जो एबिटा मार्जिन में डेंट लगने का रीजन आपका यू कैन से रॉ मटेरियल प्राइस यहाँ पे पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं ये लोग अपने क्लाइंट्स के ऊपर। इसी कारण से इनका एबिटा भी यू कैन से वाई ऑन वाई डिक्रीज हुआ है, एंड साथ में इनका प्रॉफिट तो लगभग 78% से डिक्रीज हुआ है। बात करते हैं इनके ओवरऑल FY 26 के अंदर बिजनेस किस तरह से परफॉर्म किया है FY 25 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे रेवेन्यू वाई ऑन वाई यहाँ पे 39% से ग्रोथ किया। तो इनका जो नॉर्मली यू कैन से हम लोग गाइडेंस जो कंसीडर करते हैं लगभग 30 से 35% के बीच में रेवेन्यू ग्रोथ का, उसको साफ-साफ यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें ऐसे कोई दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, क्वार्टर वन FY 26 के अंदर इनका रेवेन्यू ज्यादा ग्रोथ नहीं किया था, बिकॉज़ इनका जो कैपेसिटी लाइव होना था क्वार्टर फोर FY 25 में वो लाइव नहीं हो पाया था। वो थोड़ा डिले हो गया था, जिसकी वजह से इनका क्वार्टर वन FY 26 में रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ा था। बात करें इनके EBITDA के पर्सपेक्टिव से, तो इनका EBITDA भी यहाँ पे 37% से ग्रोथ किया है। मतलब इन लोगों ने समहाउ जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, मतलब क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री के अंदर थोड़ा बहुत यू कैन से पास ऑन किया था, बट क्वार्टर फोर में तो उतना पास ऑन नहीं कर पाए हैं। तो यदि अपन ओवरऑल कंबाइन में बात करें, तो इनका यू कैन से EBITDA के अंदर 37% की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है।
एंड जो इनका फाइनेंस कॉस्ट है, मतलब जो बोरोविंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लाइक आई थिंक हमने काफी पुराने वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था इस कंपनी को। ये कंपनी FY 25 के कंपैरिजन में FY 26 के अंदर इनका बोरोविंग्स, यू कैन से बोरोविंग कॉस्ट का इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये फिर मेरे को यहाँ पे थोड़ा पेनफुल लग रहा है, बिकॉज यदि आपका यू कैन से इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा 51% से, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ेगा 39% से, तो आप कैसे यू कैन से आपका प्रॉफिट के अंदर दिक्कत ही दिखाई पड़ेगी ना। हाँ, ये मान सकते हैं इनका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है मे बी वो 82% से बढ़ सकता है, बिकॉज FY 26 में तो आपका Q1 के अंदर नया फैसिलिटी लाइव हुआ है, तो हम लोग वो कंसिडर कर सकते हैं। एंड बात करें यू कैन से प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो वाई इनका प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 28% से यू कैन से डिप किया है। FY 25 में प्रॉफिट था समथिंग 20.50 करोड़ रुपए के आसपास में, अभी प्रॉफिट आया आपका 14.7 करोड़ रुपए के आसपास में। तो प्रॉफिट के अंदर यहाँ पे साफ-साफ यू कैन से डिप यहाँ पे दिखाई पड़ता हुआ दे रहा है। तो ओवरऑल ये नंबर देखने के बाद ये लग रहा है कि यार कंपनी का मतलब यहाँ पे मैंने यहाँ पे नेट पैट की बात करी है, एडजस्टेड पैट की बात नहीं करी है, बट मतलब जो इनका एडजस्टेड पैट है वो यहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। मे बी यू कैन से कुछ अदर इनकम को कंसिडर करके लोग यहाँ पे दिखाना चाह रहे होंगे। बट ये नंबर देखने के बाद क्या फील हो रहा है, यार इस कंपनी के जो इबिटा मार्जिन का ट्रेंड है ना, मतलब मैं जब पूरा डेटा देख रहा था सारे क्वार्टर्स के बारे में, तो हर एक क्वार्टर के अंदर लास्ट के 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली इनका जो इबिटा मार्जिन है यहाँ पे फॉल करता हुआ नजर आ रहा है। एक बार थोड़ा ये इबिटा मार्जिन के बारे में देखें तो इनका जो लाइक ये जो वाले जो इबिटा मार्जिन लोगों ने प्रेजेंट कर रखा है, अदर इनकम को इंक्लूड करके प्रेजेंट कर रखा है। तो लाइक लास्ट ईयर Q4 के अंदर इनका इबिटा मार्जिन था 8.1% के आसपास में, अदर इनकम को मिला के, अदर इनकम को एक्सक्लूड करते हैं समथिंग 7 पॉइंट सम परसेंट के आसपास में था। और यदि बात करें अपना Q4 FY 26 के बारे में, तो इनका इबिटा मार्जिन 4.5% के आसपास में है, बट जबकि अदर इनकम को ऐड करने के बाद ये 4.8% के आसपास में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनकी इबिटा मार्जिन में प्रेशर दिखाई पड़ रहा है। और यदि बात करें फुल FY 26 के बारे में, तो लास्ट ईयर इनका इबिटा मार्जिन 6.8% के आसपास में था अदर इनकम को ऐड करने के बाद में, और इस साल इनका इबिटा मार्जिन 6.7% के आसपास में आपका अदर इनकम को ऐड करने के बाद में। यदि अदर इनकम को हटा दें तो भी इनका इबिटा मार्जिन वाई ऑन वाई यहाँ पे डिप करता हुआ थोड़ा दिखाई पड़ा है, जिसकी वजह से इनका जो पैट है, यू कैन से एडजस्टेड पैट यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है, बट जो इनका यू कैन से जो इनका डायरेक्ट जो पैट का अमाउंट है, जो हमने भी देखा था इनके बैलेंस शीट के अंदर, जो इन लोगों ने दिखाया था, यहाँ पे यू कैन से 28% का डिप दिखाई पड़ा है। तो ये काइंड ऑफ रिजल्ट है। मैनेजमेंट ने थोड़ा कमेंट्री भी दिया है, वो भी एक बार देख लेते हैं किस तरह की कमेंट्री है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ-साफ लिख दिया है कि लाइक हमारे इबिटा मार्जिन पे प्रेशर आया है लोअर देन एक्सपेक्टेड ड्यू टू हायर एंड वोलेटाइल इनपुट कॉस्ट एंड सप्लाई चेन डिसरप्शंस ड्यू टू जियोपॉलिटिकल टेंशंस। सिंपल सी बात है, लाइक आपका रॉ मटेरियल जो है, कमोडिटी प्राइसेज हैं, बहुत ज्यादा दौड़ गए हैं, अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो ऑब्वियसली जब आप अपने क्लाइंट्स पे जो प्राइस बढ़ी है रॉ मटेरियल को, उसको पास ऑन नहीं करोगे तो आपको अपने इबिटा मार्जिन पे हिट लेना ही पड़ेगा ना यार, सीधी सी बात यही है। तो वही यहाँ पे साफ-साफ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का कहना है कि हमारा एक्सपोर्ट का सेगमेंट अभी 2% के आसपास में कंट्रीब्यूट करता है पूरे रेवेन्यू का, एंड मे बी अगले साल इसको हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। सो लेट्स सी किस तरह से ये लोग यू कैन से अपना एक्सपोर्ट का और कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं अपने टोटल रेवेन्यू के अंदर, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। एंड बाकी के लोगों ने कुछ सेगमेंटल अपना यहाँ पे परफॉर्मेंस लाइक यहाँ पे किस तरह से रहा उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी है। लाइक पूरे केबल वाले सेगमेंट के अंदर लाइक किस किस तरह से यहाँ पे रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हो रहा है, लाइक रेलवे वाला कितना है, टेलीकॉम वाला कितना है, बट दैट इज डिफरेंट थिंग। हमें तो नेट नंबर की बात करनी पड़ेगी ना, बिकॉज नेट नंबर ही हमारे लिए यू कैन से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यदि आप नेट रेवेन्यू ग्रो नहीं कर पा रहे हो, इबिटा मार्जिन पे डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो फिर क्या ही मतलब बनता है आपका। थोड़े बैलेंस शीट को यहाँ पे ताक-झाक करते हैं, तो एक नंबर मेरे को यहाँ पे दिखाई पड़ा है इनका जो ट्रेड रिसीवेबल्स है, लाइक लास्ट ईयर FY 25 में 160 करोड़ 161 करोड़ रुपए था, अभी बढ़ के 236 करोड़ रुपए हो गया। मतलब रेवेन्यू की ग्रोथ रेट आप यू कैन से लगभग 39% के आसपास में, जबकि रिसीवेबल्स का नंबर यहाँ पे यू कैन से 47% से ग्रोथ किया है। मतलब यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो रेवेन्यू की जो क्वालिटी है ना, मतलब रेवेन्यू ग्रोथ की जो क्वालिटी हमें यहाँ पे मेरे को अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही है। बिकॉज़ एक तो आपने यू कैन से इबिटा मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज किया है। दूसरा यदि आपने कॉम्प्रोमाइज किया है तो एटलीस्ट यार आपका जो पैसा फंसा है क्लाइंट्स के पास में, उसको टाइम से तो वापस निकालते। मतलब आप रिसीवेबल्स ग्रो करा रहे हो 47% से 48% से, जबकि आपका रेवेन्यू ग्रोथ करा 39% से, ये कोई मेरे को ठीक बात नहीं लगी। राइट? आई थिंक ये चीज़ आप भी समझ पा रहे होंगे कि यार ठीक है, आपने इबिटा मार्जिन पे डेंट लिया है, तो यार अपना रिसीवेबल्स जो पड़ा है क्लाइंट्स के पास में, उसको तो जल्दी निकालो ना यार। वो थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा। सो बात करें बाकी कुछ और पैरामीटर के बारे में, तो आपको तो पता ही है इस बार प्रॉफिट उतना अच्छा डिलीवर नहीं हुआ, तो इनके रिटर्न रेशियोज भी अच्छे खासे यू कैन से डिप करते हुए नजर आए हैं। पहले ही कंपनी अपना यू कैन से रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग यू कैन से 20% के आसपास में प्रेजेंट किया करती थी। अभी आपका लगभग यू कैन से 6 और 4% के आसपास में इनका लाइक यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई पड़ रहा है। तो एक डेंट यहाँ पे साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज़ मतलब एक चीज़ इन लोगों ने यू कैन से एक तो प्रॉफिटेबिलिटी में दिक्कत आई है, एंड साथ में एक इनका जो खुद का जो लैंड था, उसकी रिवैल्यूएशन करी है, उसकी कॉस्ट बढ़ गई है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसके कारण भी यहाँ पे कम दिखाई पड़ रहा है। वो एक और रीज़न है, बट ठीक है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। हमें तो मेजरली इनका जो मेजर बिज़नेस है, रिसीवेबल्स वाला पार्ट, यू कैन से इबिटा मार्जिन वाला पार्ट, जहाँ पे रेवेन्यू की क्वालिटी के बारे में पता लगता है, उससे हमें ज़्यादा फ़र्क पड़ना चाहिए।
तो वो यहाँ पे साफ-साफ मेरे को ढंग से मतलब क्वार्टर 4 के अंदर चीज़ें और यहाँ पे थोड़ी खराब होती दिखाई पड़ी है। मतलब आप भी जब देखोगे स्क्रीनर पे तो इनका जो एबिटा का नंबर है, लास्ट के 3-4 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली डिप करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यदि अदर इनकम को एक्सक्लूड करके जो हमारा एबिटा मार्जिन उसको देखें तो। तो सिंपल सी बात है यार, लाइक कंपनी ठीक है, अपना धंधा ग्रोथ तो कर रही है, ग्रोथ तो दिखा रही है, बट ग्रोथ यू कैन से कुछ कंप्रोमाइज़ेज़ करने के साथ में आ रही है। मतलब आपका एबिटा मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने, अपने रिसीवेबल्स को ज़्यादा ग्रो कराया बिकॉज़ आपको क्लाइंट से पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है। वो 2-3 कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद में आपको धंधा ग्रोथ कर रहा है। तो मतलब रेवेन्यू तो आया बट रेवेन्यू की क्वालिटी अच्छी नहीं है। मतलब ये मेरा पॉइंट यहाँ पे कहने का मीनिंग पड़ रहा है। तो एज़ सच लाइक ये कंपनी अपना कोई कॉन कॉल तो करती नहीं है, तो हमारे पास कोई ऐसा कुछ बेटर क्लैरिटी है नहीं कि लाइक आगे जाके इनके बेटा मार्जिन फिर से सुधरेंगे या फिर कब सुधरेंगे, हमें इसकी कोई ऐसा टाइमलाइन भी नहीं है। तो लाइक आगे के हम जो फर्दर प्रोजेक्शंस करेंगे, उसके अंदर ऐसा कोई बेटा मार्जिन का कुछ हमारे पास डायरेक्शन भी नहीं होगा। तो ये बात करी हमने डेल्टन केबल के बारे में। एक बार देखते हैं डायनामिक केबल का बिज़नेस यहाँ पे किस तरह से ग्रोथ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो डायनामिक केबल का बिज़नेस ग्रोथ करने से डिस्कस करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि डायनामिक केबल के मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिज़नेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस होता है। तो डायनामिक केबल की मैनेजमेंट बोलती है हम लोग हमारा रेवेन्यू वाई लगभग 18 से 20% के रूप में बीच में ग्रोथ करेंगे एंड हमारा जो यू कैन से इबिटा मार्जिन रहेगा वो लगभग यू कैन से 10 से 11% के बीच में रहेगा। टू बी स्पेसिफिकली 10.5% से लगभग 11% के आसपास में रहेगा। पहले ये लोग गाइडेंस देते 10% के आसपास का, फिर बढ़ा के उसको 10 से 10.5 किया, अभी लगभग 10.5 से 11% के बीच का इबिटा मार्जिन का गाइडेंस देते हैं। एक बार नंबर देख लेते हैं कि किस तरह के नंबर इनके आए हैं। ऑल्दो क्वार्टर 4 का जो इनका नंबर आया है उसके अंदर केवल 7% से रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई पड़ा है एंड प्रॉफिट के अंदर यू कैन से ग्रोथ नहीं है, फ्लैटिश प्रॉफिट है, प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं आई है बिकॉज़ लाइक लास्ट ईयर इनका टैक्स कंपोनेंट थोड़ा कम था। इस बार इन लोगों ने टैक्स कंपोनेंट थोड़ा ज्यादा भरा है क्वार्टर 4 एफए 26 के अंदर। तो इनका प्रॉफिट ऐसे फ्लैटिश दिखाई दिया है, ऐसे प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ दिखाई नहीं पड़ी है। ऑल्दो रेवेन्यू के अंदर 7% की यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। फिर भी एक बार इनका जो होल ईयर का जो नंबर है एक बार उसको भी एक बार देखने की कोशिश कर लेते हैं कि फुल ईयर के पर्सपेक्टिव से धंधा यहाँ पे किस तरह से ग्रोथ करता हुआ दिखाई पड़ रहा है बिकॉज़ इनका जो रेवेन्यू तो फुल ईयर के पर्सपेक्टिव से होती है। तो आई थिंक जो मैंने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करी आपको दिखाई पड़ रही होगी। बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में, तो इनका लाइक एफए 25 में रेवेन्यू 1025 करोड़ रुपए के आसपास में था, अभी रेवेन्यू आया लगभग 1200 करोड़ रुपए के आसपास में, टू बी स्पेसिफिक 1198 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब रेवेन्यू के अंदर लाइक 17-18% के आसपास में ग्रोथ दिखाई तो पड़ रही है, मतलब जो इनका गाइडेंस होता है 18-20% के आसपास का, उसके नियर बाई इस रेंज के अंदर इनका यू कैन से रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। बात करें इनके एबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से तो ठीक है, लाइक इनका एबिटा मार्जिन लगभग जो इनकी रेंज है 10.5% से 11% के बीच की, उसके अंदर यहाँ पे फूल करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बात करें यू कैन से प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में, तो इनका प्रॉफिट एफआई 25 में 65 करोड़ रुपीस के आसपास में था। देन एफआई 26 में 84 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ है। रीजन बीइंग यही है कि प्रॉफिट में यहाँ पे 30% की ग्रोथ क्यों है। रीजन यही कि इनका जो डेट है इन लोगों ने काफी यहाँ पे अपना डेट चुकाया है, तो इनकी जो इंटरेस्ट कंपोनेंट वाला पार्ट है, यू कैन से बोरोविंग कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट है वो घटी है। ये सबसे बड़ा रीजन है इनका यू कैन से प्रॉफिट में ग्रोथ है। साथ में इनका ऐसा कुछ कैपेक्स एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ था एफआई 26 के अंदर बिकॉज़ इनका कैपेक्स आने वाला था, एफआई 26 में लाइव होने वाला था क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर, बट वो लाइव नहीं हो पाया था। आई थिंक वो भी कॉन कॉल के अंदर बताया कि एफआई 27 के क्वार्टर 2 में जाके लाइव होगा, तो इनका डेप्रिसिएशन का कॉस्ट भी नहीं बढ़ा था। उसी के कारण से इसको एक ऑपरेटिंग लेवरेज मिला और इनकी पैट की ग्रोथ रेट रेवेन्यू की ग्रोथ रेट से काफी ज्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में, तो भी यहाँ पे अच्छा खासा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, 25-26% के आसपास में ये नंबर यहाँ पे ठीक दिखाई पड़ रहा है। एंड साथ ही मैनेजमेंट ने एक चीज बहुत अच्छे शेयर करी है डायनामिक केबल वाले केस के अंदर। इन लोगों ने क्या किया, अपना जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन उसको काफी कम कर दिया है। लाइक आज से 4 साल पहले एफआई 22 में इनका रेवेन्यू गवर्नमेंट से आता था लगभग 23% के आसपास में, उसको घटा के अभी कितना 13% कर दिया है। तो लास्ट ईयर भी 18% के आसपास आता था एफआई 25 में, उसको भी घटा के लगभग उनसे 13.4% हो गया है। जो प्राइवेट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है उसको बढ़ा दिया, लाइक 66% था बढ़ा के 80% कर दिया है। एंड जो एक्सपोर्ट का सेगमेंट था वो लगभग भी 6.4% के आसपास में है। ऑल्दो मैनेजमेंट का गाइडेंस यही होता है कि इसको हम बढ़ा के लगभग इवन से 10% के आसपास में लेके जाने का रहता है इनका। एंड मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि लाइक हम लोग ज्यादा फोकस करें जो हाई वोल्टेज वाली केबल्स हैं, यू कैन से रिन्यूएबल सेगमेंट में काम आने वाली केबल्स है, बिकॉज़ वहां पे हमें बेटर यू कैन से एबिटा मार्जिन रियलाइज होते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट एक क्वालिटी रेवेन्यू के डायरेक्शन में जा रही है। मतलब ये नंबर देख के ये लग रहा है कि यार मतलब एज सच रेवेन्यू की क्वालिटी में दिक्कत नहीं है, जो हमें डेल्टन केबल वाले केस के अंदर दिखाई पड़ा था। मतलब यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो भी रेवेन्यू रियलाइज कर रही है, क्वालिटी रेवेन्यू रियलाइज कर रही है, मतलब नॉन गवर्नमेंट रेवेन्यू है, एबिटा मार्जिन में कोई कॉम्प्रोमाइजेज नहीं है। मतलब जो कॉस्ट यहाँ पे रॉ मटेरियल की हाइक हुई है उसको कंप्लीटली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है अपने क्लाइंट के ऊपर। साथ में ऑर्डर बुक की बात करें तो ऑर्डर बुक भी यहाँ पे अच्छी खासी दिखाई पड़ रही है, लगभग 800 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। बट ठीक है, ऑर्डर बुक तो यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्री में दिक्कत ही नहीं, बिकॉज इंडस्ट्री ग्रो कर रही है आपकी, यू कैन से 12-13-14% के आसपास में, तो ऑर्डर बुक को ग्रो करने में ऐसे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो काइंड ऑफ हमने मोटा-मोटी नंबर यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एक बार देखते हैं कि डायनामिक केबल की नंबर किस तरह से रहे। तो ठीक है, मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी अराउंड 18% के आसपास रेवेन्यू ग्रोथ करने का, उसको तो अचीव किया, बट क्वार्टर 4 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे अचीव नहीं करी है, बिकॉज़ इनकी जो पुरानी कैपेसिटी थी वो लगभग करीब से 1200 करोड़ रुपीस तक का आसपास का रेवेन्यू लोग रियलाइज कर सकते थे। मतलब जो इनकी पुरानी कैपेसिटी उसके अंदर इन लोगों ने कुछ यू कैन से ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन भी किया था, कुछ कैपेक्स करे छोटा-मोटा,
वो लगभग 1000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रियलाइज कर सकते थे। उसको इवन से 200 करोड़ रुपए से इंक्रीज किया था, तो 1200 करोड़ रुपए के आसपास का रेवेन्यू रियलाइज करने की कैपेसिटी बनाई थी। अब वहाँ अब इनका रेवेन्यू भी 1200 करोड़ रुपए से डिलीवर वहाँ पे अब ये लोग चॉक हो गए। मतलब अब कैसे रेवेन्यू की ग्रोथ दिखाई यहाँ पे दे सकती है। तो अगेन इन लोगों का एक जो पुराना कैपेक्स था, एक पुरानी फैसिलिटी लाइव होने वाला, पुरानी का एक नया ही कैपेक्स लोग प्लान कर रहे थे 40 करोड़ रुपीस को का कैपेक्स करके। फैसिलिटी लाइव होनी थी क्वार्टर 4 एफआई सॉरी क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर, बट लाइव नहीं हुई है। तो जो कॉनकॉल हुई है उसके अंदर मैनेजमेंट ने ये बताया कि हमारा जो 40 करोड़ रुपीस का कैपेक्स है नया ग्रीनफील्ड फैसिलिटी वाला, वो एकदम से गवर्नमेंट अप्रूवल्स हमारे टाइम पे नहीं आए थे। वो भी क्वार्टर 2 एफआई 27 के अंदर लाइव होगा। तो जब मैनेजमेंट से पूछा गया कि यार आपका फिर जो रेवेन्यू ग्रोथ का विजिबिलिटी जो है वो कैसे आप कैसे अचीव करोगे? आपका एफआई 27 का 18 से 20% का जो आपका गाइडेंस होता है रेवेन्यू ग्रोथ करने का, वो कैसे आएगा? तो मैनेजमेंट का कहना है कि यार हमने जो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर जो रेवेन्यू यहाँ पे पीक कैपेसिटी में निकाला है लगभग 325 करोड़ से 350 करोड़ रुपए के आसपास में, तो हमारा क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 हल्का जाता है। तो जो हमने क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में जो रेवेन्यू अचीव किया उस टाइम हमने हमारी कैपेसिटी को अराउंड 90% यूटिलाइज किया है, पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किया है। तो यदि हम लोग पीक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 एफआई 27 के अंदर, तो हमें रेवेन्यू के अंदर 18 से 20% के आसपास की ग्रोथ यहाँ पे रियलाइज हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत आएगी क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 एफआई 27 के अंदर। उसके लिए मैनेजमेंट ने कहना है कि हमारा जो नया कैपेसिटी है, उसका ट्रायल रन हमारा स्टार्ट होने वाला थोड़े दिनों में और कमर्शियल प्रोडक्शन उसका सितंबर एंड 2026 में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 इनके जो हाई ग्रोथ क्वार्टर्स होते हैं, उसके अंदर एसेस कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से कुछ बॉटलनेकिंग नहीं आएगा। ये मैनेजमेंट ने कॉनकॉल के अंदर बोला है। एंड साथ में ये भी बताया मैनेजमेंट ने कॉनकॉल के अंदर कि हम लोग 40 करोड़ रुपीस का कैपेक्स कर रहे हैं, तो हमारा जो एसेट टर्नओवर रेशियो रहेगा लगभग 7 के आसपास का रहेगा। मतलब इस वाली कैपेसिटी से 250 से लगभग इवन से पौने 300 करोड़ रुपीस तक के आसपास का रेवेन्यू रियलाइज कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये है कि यार ठीक है, आपने जो नई कैपेसिटी बनाई है, उससे आप लोग अपना रेवेन्यू रियलाइज अचीव करने के लिए मे बी इवन से 1200 करोड़ आपने कर दिया है। उसमें से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ मानूँ, तो मोटा-मोटी आपका इवन से 240-250 करोड़ रुपए के आसपास आती है। वो तो आप अचीव कर लोगे, उसके नेक्स्ट आपका कैपेक्स प्लान क्या है? तो यहाँ पे मैनेजमेंट बोल रही है कि हम लोग अपकमिंग ईयर्स के अंदर भी रिकरिंग हमारे कैपेक्स करते रहेंगे और हमारा जो मीडियम टर्म का बिज़नेस ग्रोथ करने का जो आउटलुक है 18 से 20% का, तो उसको हम लोग डेफिनिटली अचीव करते रहेंगे और हमारा एबिटा मार्जिन में भी दिक्कत यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो रिजल्ट को देखने के बाद में साथ में जो मैनेजमेंट की जो लेटेस्ट कॉन कॉल हुई थी, उसको यू कैन से गो थ्रू करने के बाद में ये मेरे को दिमाग में आ रहा है कि कंपनी का जो गाइडेंस था अराउंड 18-20% के आसपास धंधा ग्रोथ करने का, उसको समहाउ अचीव शायद नहीं कर पाई। हाँ, हल्का-फुल्का मिस किया बट ठीक है। कह सकते हैं 17 साढ़े 17% से रेवेन्यू ग्रोथ किया तो ठीक है। काइंड ऑफ इनका जो गाइडेंस था उसको शायद अब अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा इनका था नई कैपेसिटी लाइव करने का, वो थोड़ा डिले हो गया। तीसरा इनका सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी कि यार इन लोगों ने क्या किया है, जो इनका रेवेन्यू का जो क्वालिटी है ना, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। डेल्टन केबल के साथ में क्या हुआ है, जो रेवेन्यू की जो क्वालिटी है वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ। मतलब जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हाई है उसको पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड वहाँ पे एबिटा मार्जिन पे डेंट लग रहा है इसी के कारण से। बट डायनेमिक केबल वाले केस के अंदर इन लोगों ने अपनी रेवेन्यू क्वालिटी के अंदर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मतलब जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस यहाँ पे हाइक हुआ वो सारा पास ऑन कर दिया गया है। बिकॉज़ इनके एबिटा मार्जिन जो इनके गाइडेंस होता है 10.5 से 11% का, उसके अंदर फॉल करे हैं। तो ये चीज़ मेरे को सबसे अच्छी लगी आपकी डायनेमिक केबल वाले केस के अंदर। साथ में इनका यू कैन से जो टोटल बोरोइंग कॉस्ट वो भी इन लोगों ने घटा दिया है। इसके कारण इनका यू कैन से आपका साथ में डेप्रिसिएशन की कॉस्ट भी नहीं थी, तो इनका प्रॉफिट की ग्रोथ रेट अच्छी खासी डिलीवर हुई है एफवाई 26 के अंदर। हाँ, ये देखना पड़ेगा कि एफवाई 27 के अंदर इनका यू कैन से जब नई फैसिलिटी लाइव हो जाएगी, तो क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर इनका यू कैन से डेप्रिसिएशन की कॉस्ट भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा फैक्टर है कि देयर इज पॉसिबिलिटी एफवाई 27 के अंदर मे बी इसका रेवेन्यू लेट्स से 18-20% से ग्रोथ हो, बट इनके प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ के अंदर ऐसा कोई ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आएगा। मतलब जिस तरह से इनका रेवेन्यू ग्रोथ होगा, मे बी उसी रेट के आसपास में इनका प्रॉफिट की ग्रोथ यहाँ पे डिलीवर हो सकती है। तो ये मैंने एक डायनामिक केबल को डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो साथ में जो कॉनकॉल के लेटेस्ट यू कैन से हाइलाइट्स वो भी एक बार इसके साथ में हमने डिस्कस किए हैं। अब एक बार ये जो दोनों कंपनीज है, डेल्टन केबल है और डायनामिक केबल है, इनका एक बार थोड़ा नेक टू नेक कंपैरिजन कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत डेल्टन केबल में यही लग रही है कि वो लोग ग्रोथ तो ला रहे हैं रेवेन्यू के अंदर, बट वो रेवेन्यू की क्वालिटी अच्छी नहीं है। जबकि डेल्टन केबल ठीक है, उतना ग्रोथ नहीं कर पाता 30% के आसपास में। मैनेजमेंट बहुत ही कंजर्वेटिवली अराउंड 18-20% के आसपास में बिज़नेस ग्रोथ करने का अपना प्लान आउट करता है। उसको वो लोग अचीव कर पाते हैं, बट रेवेन्यू की क्वालिटी में दिक्कत नहीं है। तो यदि आपको क्वालिटी बिज़नेस के रूप में देखना है, तो यहाँ पे साफ-साफ डायनामिक केबल दिखाई दे रहा है। बट यहाँ आपको ये देखना है कि भाई ठीक है, अभी एबिटा मार्जिन कम हुए हैं डेल्टन केबल के, हो सकता है अगले क्वार्टर में जाके हो जाएँगे। मतलब हमें कुछ नहीं पता यार, कब कौन से क्वार्टर में इसके एबिटा मार्जिन वापस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर आएगा, हमें नहीं पता ना। बिकॉज़ मैनेजमेंट कॉन-कॉल ही नहीं करता है। जब क्लैरिटी नहीं है, तो हम लोग फ़ॉल्स एक्सपेक्टेशन, फ़ॉल्स होप क्यों रखें? कि हो सकता है अगले क्वार्टर में इनके एबिटा मार्जिन वापस इंप्रूव हो जाएँगे या फिर 2 क्वार्टर बाद में एबिटा मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा। वो हमें मतलब थोड़ा यू कैन से दिक्कत ही क्रिएट करेगा हमारे एक्सपेक्टेशन के ऊपर। बिकॉज़ मैनेजमेंट की कॉन-कॉल नहीं तो क्लैरिटी डेफिनिटली नहीं होगी ना। तो मतलब मैं ये बोलना चाहूँगा, यदि किसी को क्वालिटी रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देखना है, तो यहाँ पे डायनामिक केबल इन दोनों कंपनीज़ के कंपैरिज़न में ठीक लग रहा है। बाकी तो आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल है उसके पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो। थोड़ा एक बार
यू कैन से जो बड़ी कंपनीज हैं, आप ये देखो जैसे पॉलीकैब इंडिया है, के इंडस्ट्रीज है, आरआर काबिल है, उनके से भी एक बार इनको कंपेयर करें, तो वो कंपनी भी अराउंड 20, 22, 23, 24% के आसपास में रेवेन्यू अपना ग्रोथ करती है। वहाँ पे जो भी रेवेन्यू आता है, क्वालिटी ग्रोथ आती है। मतलब किसी भी कंपनी में ऐसा कोई बड़ा डेंट देखने को नहीं मिला एबिटा मार्जिन के अंदर। हाँ, पॉलीकैब इंडिया का यू कैन से क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 एफआई 26 के अंदर एबिटा मार्जिन अराउंड 15-16% चले गए थे, बट यू कैन से क्वार्टर 4 के अंदर वो गिर के लगभग 13% के आसपास में आ गए। तो वो ठीक है, एक काइंड ऑफ आप एंगल देख सकते हो, बट उनकी गाइडेंस भी तो लगभग 11 से 13% के बीच के एबिटा मार्जिन की होती है ना यार। तो फॉल्स एक्सपेक्टेशन रखना कि 16% आएंगे, वो सही बात नहीं है। ठीक है, दैट इज आपका यू कैन से बड़े कंपनी से यदि कंपेयर करने की कोशिश करें तो ठीक है, बड़े प्लेयर्स भी आपका यू कैन से लगभग 20-22% से ग्रोथ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, आरआर काबल को यू कैन से एबिटा मार्जिन में एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, बिकॉज़ मैनेजमेंट की गाइडेंस भी वही है कि लोग नेक्स्ट 2 साल तक हमारा एबिटा मार्जिन हर साल 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ेगा। तो यदि उनसे कंपेयर करने की कोशिश करें, यू कैन से मैं डेल्टन कोबिल को तो उससे कंपेयर नहीं करूंगा, बिकॉज़ रेवेन्यू की क्वालिटी खराब है। हाँ, डायनामिक केबल को यदि मैं कंपेयर करने की कोशिश करूं आपके इन दोनों तीनों बड़े प्लेयर के साथ में, तो रेवेन्यू की ग्रोथ रेट मतलब देखो आप एफआई 26 के अंदर यू कैन से लाइक इन तीनों प्लेयर ने अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। मतलब डायनेमिक केबल से ज्यादा रेट से बिजनेस ग्रोथ, इतने बड़े प्लेयर होने के बावजूद भी यदि आप डायनेमिक केबल से छोटा प्लेयर है उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली वहां पे यू कैन से थोड़ा झुकाव बनेगा बड़े प्लेयर्स की तरफ। बट हाँ, यदि किसी को थोड़ा लाइक मतलब यू कैन से ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज करना है, वैल्यूएशन के वाले फैक्टर में जाना है, तो उस वाले एंगल से कोई बंदा सोच सकता है। बट अगेन मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपके पास जब बड़े प्लेयर हैं जो अच्छा खासा बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं अपनी रेवेन्यू की क्वालिटी को मेंटेन करते हुए, तो मतलब ठीक है, वहां पे यू कैन से वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, बिकॉज़ उन सारी कंपनीज का फॉरवर्ड पैग रेशियो अराउंड 1.6 1.7 के आसपास में दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज़ वहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंशन वाला फैक्टर ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है पिछले लगभग 7-8 महीने के अंदर। मतलब ठीक है, मतलब यदि उनके यू कैन से बिजनेस की ग्रोथ रेट 20, 22, 23, 24% के आसपास में मे बी रहे एफआई 27 के अंदर, ऑल्दो उनका यू कैन से आपका क्या बोलते हैं, उनका जो करंटली पी रेशियोज है अराउंड 45 50 55 के आसपास चले गए हैं, तो फोर्ड पी रेशियो में भी अराउंड 40 45 के आसपास पहुंचेंगे। फोर्ड पैग रेशियो यू कैन से किसी का 1.7 है, किसी का 1.8 है, किसी का 2 है। मतलब वहां पे वैल्यूएशन एक्सपेंशन वाला जो हमारा एक फैक्टर होता है, किसी हम लोग एक किसी कंपनी को दो तरह से हम लोग एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट इज उस कंपनी के अंडरलाइन बिजनेस के अंदर भी ग्रोथ रेट हो 20% के आसपास में एटलीस्ट, एंड साथ में उस कंपनी का यू कैन से वैल्यूएशन एक्सपेंशन भी होता है कि यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बने और उस कंपनी के मार्केट कैप नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर यू कैन से लगभग अराउंड 3x के आसपास में मार्केट कैप एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी बने। उस वाले केस से देखिए तो मतलब देखो यार, ऑलरेडी फोर्ड पैग रेशियो 2 पे पहुंच चुकी है जो बड़ी कंपनीज है वायर एंड केबल सेगमेंट से वाली। तो थोड़ा यदि मतलब और रियलिस्टिकली बात करें तो यार उससे और एक्सपेंशन कितना होगा? मतलब देखो, जाने को तो कोई भी बिज़नेस यू कैन से 70, 80, 100 के पी रेशियो भी जा सकता है। इसका कोई ऐसा कुछ फिक्स चीज़ नहीं होती है। बट अगेन मतलब एक नॉर्मली हमारा थॉट प्रोसेस होता है कि हम लोग उन कंपनीज़ को प्रेफर करने की कोशिश करते हैं जो यू कैन से जिनकी एटलीस्ट बिज़नेस की ग्रोथ रेट भी एटलीस्ट 20-25% के आसपास में हो नेक्स्ट 2-3 मतलब 20%, 25%, 30%, 35% के आसपास में हो नेक्स्ट 2-3 साल तक, एंड साथ में अंडरलाइन जो उनका वैल्यूएशन एक्सपेंशन का यू कैन से वो वाला फैक्टर भी प्ले हो। मतलब उनका फोर्ड पैग रेशियो 1 के आसपास में 1 से कम हो, एंड साथ में जब बुल मार्केट आएगा तो उनका फोर्ड पैग रेशियो एक्सपांड होकर लगभग 2 के आसपास जाएगा। तो नेक्स्ट 3 साल के अंदर उस कंपनी के मार्केट का मे बी अराउंड 3x के आसपास जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो उस वाले एंगल से आप थोड़ा डायनामिक केबल को देख सकते हो। मतलब अगेन कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज़ यदि वैल्यूएशन एनालिसिस करना चाहें डायनामिक केबल का, तो मे बी यू कैन से आपका यू कैन से कंपनी ग्रो कर सकते हैं अराउंड 18-20% के आसपास अपने बिजनेस को, बिकॉज़ मैनेजमेंट की गाइडेंस भी वही है लगभग 18 से 20% के आसपास में बिजनेस ग्रोथ करने की। बट अगेन वो हमें ट्रैक भी करना पड़ेगा कि एफआई 27 के अंदर गाइडेंस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? एफआई 28 के अंदर गाइडेंस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? एफआई 29 के अंदर गाइडेंस फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? वो हमें क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे ट्रैक करना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि यार किसी कॉन कॉल में आके मैनेजमेंट बोल दे कि हमारे बस की बात नहीं है, नई कैपेसिटी हमारे पास नहीं है, हम लोग 18 से 20% ग्रोथ कर ही नहीं पाएँगे। तो वो चीज़ ट्रैक करनी पड़ेगी, बट फिर भी अभी जो मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया 18 से 20% बिज़नेस ग्रोथ करने का, यदि उसको मैं कंसीडर कर लूँ और इस कंपनी का थोड़ा वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करूँ तो इस तरह से निकल के आएगा। करंटली इस कंपनी के मार्केट कैप है लगभग 1600 करोड़ रुपए के आसपास में, और इनका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बन सकता है एफआई 27 का, लाइक एफआई 26 का प्रॉफिट में भी अराउंड 84-85 करोड़ रुपीस के आसपास में। 20% की ग्रोथ मानो 18 से 20% की, तो मोटा-मोटी एफआई 27 का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आएगा लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास में। फोर्ड पी रेशियो बनेगा एफआई 27 के अर्निंग के अकॉर्डिंग में भी अराउंड अराउंड लगभग 16 के आसपास में। बिजनेस की ग्रोथ रेट 18 से 20% के आसपास में है। तो फोर्ड पैग रेशियो कितना बनेगा? उसके लिए फॉरवर्ड पी रेशियो जो है आपका 16 का, उसके अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो 16 बटे में 18 या फिर 19 का डिवाइड कर लो, तो फोर्थ पैक बनेगा आपका 0.9 के आसपास में या फिर 0.85 के आसपास में। तो वही है कि 0.85 0.9 के आसपास में ये कंपनी का स्टॉक यहाँ पे फोर्थ पैक रेशियो रूप में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा यहाँ पे से कंफर्ट आ रहा है। मतलब वो चीज ठीक है, बट अगेन यहाँ पे हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि नेक्स्ट जिस तरह से मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया है 18 से 20% से धंधे की ग्रोथ करने का, तो इसकी एक्चुअल डिलीवरी आ रही कि नहीं आ रही, बिकॉज जो नई कैपेसिटी डायनेमिक एमएल ने जो प्लान करी है ना, मेरा ऐसा मानना है कि ठीक है, आप एफआई 27 भी अचीव कर लोगे 18 से 20% की ग्रोथ रेट, मे बी एफआई 28 भी अचीव कर लोगे कुछ कुछ करके इधर उधर से, बट आपको एफआई 28 के सेकंड हाफ के लिए नई कैपेसिटी तो लानी पड़ेगी, बिकॉज एफआई 28 के सेकंड हाफ में आप कैसे अचीव कर पाओगे?
लगभग 1200 करोड़ आपका रेवेन्यू हो गया है और 250 करोड़ की आपकी नई कैपेसिटी आई है, तुम्हें भी 20% कर लोगे तो आप ऑलरेडी 1450 करोड़ रुपीस का यू कैन से फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तक पहुँच जाओगे। जिस तरह से आपने अपना एसेट टर्नओवर रेशियो बताया कॉन कॉल के अंदर। तो थोड़ा दिक्कत दिखाई दे रहा है मेरे को H2 FY28 के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। H1 FY28 तक तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे डायनामिक केबल वाले केस के अंदर। तो जो मैंने फैक्टर बताया यहाँ पे डायनामिक केबल के पर्सपेक्टिव से, उसको आप लोग यहाँ पे कंसिस्टेंटली थोड़ा अच्छे से देखते हुए, हर एक क्वार्टर रिजल्ट को ट्रैक करते हुए, कॉन-कॉल को सुनते हुए, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ऐसा चाहिए जस्ट मैंने मेरा एक पर्सपेक्टिव बताया है डेल्टन केबल को लेके एंड साथ में डायनामिक केबल को लेके। ये जस्ट मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इन कंपनीज़ को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ कि लाइक आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशंस। मेरा बस केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना समझा दूँ कि आप लोग भी एज़ ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो यदि आपकी कोई क्वेरी, क्वेश्चंस, डाउट है तो डेफिनिटली आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे आपकी सारी क्वेरीज का आंसर देने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।